हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था आईसी कर्व के बारे में। इस वीडियो में हम आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज या यूं कहें कि तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं आईसी कर्व की या क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप इंटर में हैं या आप एनसीईआरटी के पर्पज से इसे पढ़ रहे हैं, आप किसी भी पर्पज से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इस पे दो तरीके से पुटअप होते हैं। एक क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आईसी कर्व क्या है और किस तरीके से उपयोगिता को ये मापता है, इसकी व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज को लेकर के पूछा जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में है क्या और ये प्रॉपर्टीज समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन किया गया है। एक एक करके हम आपको एक एक प्रॉपर्टीज समझाएंगे और कोशिश करूंगा, एज ऑलवेज मैं करता हूं, कि आपको ये पूरा टॉपिक इजी लैंग्वेज में डिलीवर कर पाऊं ताकि आपको समझ में आए कि आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां हमारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है जो कह रही है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कह रही है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब है जो तटस्थता वक्र होता है ये बाएं से दाएं, ये कहना चाह रहा है बाएं से दाएं नीचे गिरता है, नीचे की ओर। झुकता है। ठीक है, आईसी कर्व की एक प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा भी था कि आईसी कर्व किस तरीके से बना था। तो आईसी कर्व अगर आपको ना ध्यान हो तो मैंने बताया था कि आईसी कर्व जो आपका था वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था। इस तरीके से आपका आईसी कर्व बना हुआ था। आप ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, और आप देख रहे हो कि लेफ्ट से राइट इस तरफ जा रहा है ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ जा रहा है। आप यहां ऊपर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कह रहा है कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तीसरी प्रॉपर्टी है हाइयर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हाई सेटिस्फैक्शन, एंड द लास्ट वन इज टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब हम एक एक करके ये प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्रॉपर्टीज के पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे परसेप्शन है कि जिसकी वजह से ये हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। हमारे यहां पहली प्रॉपर्टीज है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि जो हमारा आईसी कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये जीरो है। ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट। और आईसी कर्व है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनता है। यानी कि अगर हम इसे कहें कि ये हमारा आईसी कर्व है आईसी वन, तो कहा जा रहा है कि ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसका जो स्लोप है, जो ढलान है इसका, वो लेफ्ट से राइट की तरफ है और झुकता हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है, ढलान डाउनवर्ड्स उसमें है। ठीक है, शेप में। अब समझते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होने का मतलब ध्यान से समझना, अगर कोई भी कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रहा है और डाउनवर्ड स्लोप का है, तो जाहिर सी बात है, याद रखना हमेशा, अगर कोई भी स्लोप, किसी भी इकोनॉमिक्स में कोई भी स्लोप अगर डाउनवर्ड स्लोप का हो रहा है, ठीक है, कोई भी कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप में बन रहा है, तो याद रखना दोनों एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ठीक है, इन दोनों एक्सेस पे जो भी कमोडिटी आपने ली है उनमें इनवर्स रिलेशन दिखाया जा रहा है। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर एक कमोडिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा। ये एक तो सिंपल सा लॉजिक है जो आपको समझना है कि मैं सारे इकोनॉमिक्स के सारे ग्राफ में बात कर रहा हूं। अगर कोई कर्व लेफ्ट से राइट, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप का है, तो इसका मतलब एक्स और वाई एक्सेस पे जो भी हमने लिया है, चाहे वो कमोडिटी है या कोई सर्विस है, कुछ भी हमने लिया है,
तो उसके बीच का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। इनवर्स है, या तो रिलेशन इनवर्स है, या एक अगर बढ़ रही है क्वांटिटी तो दूसरे की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। बात समझ में आ गई? अब आगे समझते हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये एक्चुअल में ऐसा था तो क्यों था। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो, वो वीडियो देखो जा करके। वहां मैंने एक टेबल बनाई थी जिसे मैंने कहा था इंडिफरेंस टेबल या तटस्थता तालिका कहते हैं उसे, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको मेंशन किया था, जो मैं यहाँ पर फिर मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वहां मैंने QX लिया था। क्या लिया था? QX लिया था, यानी क्वांटिटी ऑफ X एंड क्वांटिटी ऑफ Y, और फिर MRS दिखाया था मैंने। MRS दिखाया था। तो कुछ देर के लिए MRS से अभी तो मतलब नहीं है हमें, हमें क्वांटिटी देखनी है। वहां मैंने कहा था कॉम्बिनेशन बनाता है, जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन बनाता है, और यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहां पर क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन है हमारे पास, बी है, सी है, डी है, और ई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ई कॉम्बिनेशन है। अब मैंने कहा था कि x की जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक एक यूनिट x की वो बढ़ाता जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और y की कॉमोडिटी कुछ इस तरीके से है कि y की पहले 20 है, एक यूनिट x बढ़ाने के लिए y की कितनी वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दूसरे पे वो 15 है, 11 है, 8 है, और 6 है। क्या है? 6 है। ये आपको समझ में आ गया? यानी कि आप यहां देख रहे हो कि एक की कॉमोडिटी एक एक प्लस करता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप y में देखो, पहले में आपने देखा कि पहली तो डैश होगी, दूसरी 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। इस तरीके से आप देख रहे हो। तो यहां हो क्या रहा है? x की एक कॉमोडिटी पाने के लिए y की कॉमोडिटी को उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड इनकम है। और उसी इनकम में ऐसा तो है नहीं कि y की 20 ही परचेज कर ले, x की भी परचेज करता चला जाए। लिमिटेड इनकम है तो उसको उसी इनकम में कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे कि एक काम करो, एक x की यूनिट और ले लो और y की इतनी छोड़ दो। तो y के छोड़ने से जो पैसा बचेगा उसी पैसे को वो उसी रिसोर्स को x पे लगाएगा, और उस रिसोर्स को x पे लगाएगा तभी उसको x मिलेगा। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। अगर आपको कुछ पाना है, एक यूनिट पानी है, तो एक इसकी कुछ यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो जहां तक अगर हम बात करें, अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज बढ़ रही है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई चीज बढ़ेगी तो वो ऑरिजिन से इस तरफ जाती है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई चीज बढ़ा रहे हैं, जैसे क्वांटिटी 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे, और वाई एक्सिस पे कोई चीज बढ़ रही है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी। तो 1 2 3 4 5। तो अगर हम x की एक एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं तो y पर हमें नीचे की तरफ आना होगा, इसीलिए इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप का होता है। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर हमने एक चीज ये देखा कि जो आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप का है, उसकी प्रॉपर्टी कह रही है कि वो डाउनवर्ड स्लोप का होता है और वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आईसी कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता? क्या आईसी कर्व वर्टिकल नहीं बन सकता? क्या आईसी कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता? क्या आईसी कर्व वर्टिकल नहीं बन सकता? ये भी हम चेक कर लें और देखें कि अगर हो सकता है तो मे बी एक प्रॉपर्टी बन सकती है, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, हमें ये भी समझना है। तो हम एक एक करके पहले आपको समझाएंगे। देखते हैं, पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगा? अगर आईसी कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो, ये आपका y एक्सेस हो गया, ये आपका x एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होगा आपको भी पता है, सीधी रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यही आईसी कर्व मैं इस ग्राफ के अंदर बनाऊंगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये पैरेलल होगा, किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, यानी वाई एक्सिस पे बनेगा। अब मान लेते हैं ये आईसी कर्व मेरा बना है, ठीक है। जो आईसी कर्व अभी पिछले वाले ग्राफ में आपका ऐसे बना था वो अब इस तरीके से बना है, ठीक है। तो क्या ये आईसी कर्व सही नहीं है? तो पहले चेक करते हैं कि आईसी कर्व की जो एजम्पशंस कह रही थी कि एक गुड्स की अगर आप एक कमोडिटी बढ़ाओगे तो दूसरे की आपको कम करनी पड़ेगी, क्या ये वहां पे फॉलो हो रही है यहाँ पे कि नहीं हो रही है, इसको चेक करते हैं।
अब हमें पता है कि x की कमोडिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो इधर जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां ये देखने को मिल रही है कि x की तो बढ़ रही है, ठीक है, x की आप देखो तो ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है, इधर हम बढ़ते जा रहे हैं x पे। लेकिन अगर हम y की बढ़ाते हैं तो हमें ऊपर की तरफ जाना होता है और घटाते हैं तो नीचे की तरफ आना होता है। अब हम y की चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, हम यहां देख रहे हैं कि जो y की है, y की कमोडिटी है, वो क्या कर रही है, स्टेबल हो गई है, रुक गई है, एक जगह पे रुकी हुई है। अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4, यहां पर जो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, अगर हम यहां नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, तो आप देखने को पा रहे हो कि कॉम्बिनेशन ए को अगर चेक करो तो कॉम्बिनेशन ए आपका क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ए कह रहा है कि x की 1 और y की कितनी, यहां पे आप चले जाओ, ठीक है 4, तो 1 और 4 मिल रही है। फिर हम देख रहे हैं 2 एंड 4 मिल रही है, फिर देख रहे हैं 3 एंड 4 मिल रही है, तो ये x की हो गई, ये y की हो गई। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि y की जो कमोडिटी है वो बदल नहीं रही है, x की कमोडिटी बढ़ रही है, लेकिन y की क्या है, रुकी हुई है, वो वहीं पे फिक्स है, वो कम नहीं कर रहा है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, वो वहीं पे फिक्स है, जो कि क्या है, एजम्पशंस के खिलाफ है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा आईसी कर्व है वो हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहां पर जो एजम्पशंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, एजम्पशंस को यहां काटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक ऐसा आईसी कर्व है जिसमें एक्स की कमोडिटी बढ़ती जा रही है लेकिन वाई की स्टेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई सपोज कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे आप समझिए, आपके पास एक लिमिटेड इनकम है, अब उसी लिमिटेड इनकम में आपने वाई की कमोडिटी को फिक्स कर दिया, तो चले मान लेते हैं कि वाई की कमोडिटी पे टोटल 50 रुपए खर्चा हुआ है और आपकी टोटल इनकम है 100 रुपए, 50 रुपए टोटल 4 यूनिट पाने के लिए खर्चा हो रहा है। वाई की इनकम आप बढ़ाते जा रहे हो तो एक लिमिट तक ही तो बना पा रहे हो, उसके बाद कहां बना पा रहे हो। मान लेते हैं कि वाई की जो यूनिट है वो 10 रुपए पर यूनिट है, तो 5 यूनिट तक जा पाओगे, 5 यूनिट तक आप खर्चा कर पाओगे, तो 5 यूनिट इसकी मिल जाएंगी, यानी 50 रुपये। और आगे वो कह रहा है कि छठी यूनिट भी ले रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कितने 10 रुपए चाहिए होंगे, वो आपके पास है नहीं, लिमिटेड इनकम में आप कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते। दूसरी चीज, आपको एक की बढ़ानी है तो दूसरे की छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी, सेक्रीफाइस तो करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर 5 तक तो मैं जा ही सकता हूं ना, मेरी इनकम अलाउ कर रही है 5 तक जाने, तो बेटा बात को ध्यान से समझो। बात यह है कि फिर आप कहोगे DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये काम नहीं करेगा, और अगर ये नहीं लग रहा है तो लॉ ही नहीं काम करेगा, एजम्पशंस ही नहीं फॉलो हो रही हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये मैंने प्रूफ किया आपको कि हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ऐसा करने से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारी एजम्पशंस है, जो मैंने प्री एज्यूम करके थ्योरी को एक्सप्लेन किया, उनके खिलाफ जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वर्टिकल आईसी, अगर हम वर्टिकल देखें, वर्टिकल आईसी, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, तो देखते हैं भाई। वर्टिकल आईसी, अब आपको बताएं, वाई एक्स के जो है पैरेलल होगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये हो गया हमारा आईसी 1, ये आईसी कर्व है हमारा। अब यहां पर सेम सिचुएशन, हॉरिजॉन्टल की सेम सिचुएशन, वहां पर क्या था हॉरिजॉन्टल में, y की फिक्स हो गई थी, यहां x की फिक्स हो गई है, आप y की कमोडिटी बढ़ाते चले जा रहे हो, x फिक्स है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे उसमें नहीं हो सकता था वैसे यहां पे भी नहीं, वाइस वर्सा कंडीशन है दोनों, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमें यह पता चल गया कि वर्टिकल भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। चलो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन का क्या मतलब है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, तो कॉन्वेक्स आपने जो ये शेप देखा है ना, ये आईसी कर्व का ये जो शेप है, इसको क्या कह सकते हो आप, हिंदी में कहते हैं ना चांद आकार का है, चांद का शेप है इसका, है ना, कर्व शेप है। ये जो ढलान है, ये इसका जो ये पॉइंट है ऐसे करके बना हुआ है ना, ये जो पॉइंट है इसका कर्व का, ये वाला पोर्शन, ये ऑरिजिन की तरफ है, जीरो की तरफ है, ये पॉइंट इधर की तरफ है, और कॉनकेव ऐसा बनेगा। बात समझ में आ गई, इसका जो ढलान है ये वाला, ये ऑरिजिन से क्या है, अपोजिट है, ऑरिजिन की तरफ ना होकर के उस तरफ है, तो क्या रहा है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, तो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगा
ये प्रॉपर्टी कहती है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब हमें यहां देखना है कि कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है तो क्यों है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस वाले प्रॉपर्टी में क्या रीजन है कि वो कॉन्वेक्स ही होता है, कॉनकेव नहीं होता, देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मैं पहले बना लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ये आईसी कर्व बना हुआ है, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है? पहली चीज, इसकी ढलान जो है, ये जो है, ये इसका जो कर्व पोर्शन है, ये ऑरिजिन पॉइंट की तरफ क्यों होता है? इसका रीजन होता है बेटा, या ऐसे समझो, डी एम आर एस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिख दे रहा हूं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? तो चलो इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, ध्यान से समझना। एमआरएस, द रेट at which a commodity substitute other commodity is called MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक ऐसी दर जिसपे कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को प्रतिस्थापित करती हो, तो उस दर को एमआरएस कहते हैं, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, या प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। अब ये क्या थी, इसको समझा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ले लिया? चलो समझते हैं क्या है ये। ठीक है, देखो जो मैंने टेबल बनाई थी उसी टेबल से समझना है। टेबल कुछ ऐसे थी कि कॉम्बिनेशन था, क्वांटिटी ऑफ एक्स थी, क्वांटिटी ऑफ वाई थी, और यहां पर एमआरएस मेंशन था। ठीक है, अब ए कॉम्बिनेशन था जिसमें एक्स वन थी, बी सी डी ई, इस तरीके से कॉम्बिनेशन था, 2 3 4 5। यहां पर हमारे पास वाई की कॉमोडिटी इस तरीके से थी, 20 15 11 8 और 6। अब यहां हमें यह देखना है कि एमआरएस जो है वो है क्या। तो हम कह सकते हैं एमआरएस ऑफ एक्स टू वाई, यानी कि यहां पर एक्स कॉमोडिटी वाई को सब्स्टिट्यूट कर रही है। एक्स की एक यूनिट पाने के लिए वाई की वो कितनी छोड़ने को तैयार है, या यूं कहें कि एक्स की एक यूनिट जब आती है तो वाई की कितनी यूनिट हमें छोड़नी पड़ती है, उसे ही कहेंगे एक्स की वाई के प्रति प्रतिस्थापन दर। एक यूनिट पाने के लिए यहां पर तो हमारी डैश होगी, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ गेन नहीं किया। जब हमने दूसरी यूनिट लेनी चाहिए, यहां पर आप ध्यान से समझना, जब हमने दूसरी यूनिट लेनी चाहिए तो हमें यहां पर एक से दूसरे आने पर 20 से 15 पे आना पड़ा, यानी कि 5 छोड़े। फिर दूसरी से तीसरे आने पे 4 छोड़े, फिर तीसरी से चौथी आने पे 11 से 8 3 छोड़े, फिर चौथी से पांचवी यूनिट यूज करने पर हमें 8 से 6 पे आए, यानी 2 छोड़े। और हमें यह भी देखने को मिला कि ये जो हमारी एमआरएस है ये डिमिनिशिंग है, घटती हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रही है, पहले 5 है फिर 7 हो गई फिर 11 हो गई, ये घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जैसे जैसे आप एक्स की यूनिट बढ़ाते जाओगे, एक लिमिट ऐसी आएगी कि कंज्यूमर कहेगा बस अब मैं एक फर्दर यूनिट एक्स की पाने के लिए वाई की कोई यूनिट नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वाई जैसे जैसे कम होती जा रही है वो मेरे लिए मोर वैल्यूएबल होती जा रही है। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब जो एमआरएस है ये क्या है, ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि घटती हुई है। ये आपके पास पॉइंट है, इस पे कुछ आपने पॉइंट ले रखे हैं या कॉम्बिनेशंस मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं आपको। ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी
और डी, ये कॉम्बिनेशन है। अब यहां आप देख रहे हो ये बी से इसको मैच करते हैं, ये फिर सी से इसको मैच करते हैं, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा ये, ठीक है, इस पे आकर के। अब आप कहोगे सर ये क्या है, नहीं समझ में आया, तो ध्यान से समझो। ये जो पोर्शन है आपका, ये आपकी डेल्टा वाई को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? डेल्टा वाई। इकोनॉमिक्स में डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस, कितना चेंज आ रहा है। तो हम x की एक फर्दर यूनिट पाने के लिए यहां y की इतनी यूनिट छोड़ रहे हैं, ठीक है। और y की यूनिट जो छोड़ रहे हैं वो उसका साइज देखना, ये वाला साइज ध्यान से देखना, ये छोटा होता जाएगा, ठीक है, ये साइज। अब यहां देखो ये वाला जो लाइन है, जो आपकी ये लाइन है, ये वाली लाइन, क्या ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है? नहीं है ना। ये लाइन देखो, ये लाइन, और इसकी पहले इतनी थी छोटी सी x की, और ये क्या है आपका डेल्टा x, और ये आपका फिर यहां पर डेल्टा y, ये आपका फिर डेल्टा x, ये आपका डेल्टा y, और ये आपका डेल्टा x। और आप देख रहे हो कि जो y का कर्व है, लाइन, ये जो लाइन ऐसे बन रही है, फिर इतनी छोटी बन रही है, फिर इतनी छोटी बन रही है, ठीक है, ऐसे करके। ये जो पोर्शन है डेल्टा वाई है, ये पोर्शन डेल्टा एक्स का है, ठीक है। ये कम होता जा रहा है, किस वजह से? एमआरएस वहां पर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो आईसी कर्व का स्लोप होता है, मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि जो आईसी कर्व का स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, ये स्लोप क्या दिखाता है? एमआरएस को शो करता है। किसको शो करता है? एमआरएस को शो करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। ये बताता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर कितनी है, यानी कि इसका जो ढलान होता है वो किसको शो कर रहा है? एमआरएस को शो कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया कि उसका ढलान ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इतना बड़ा था पहले, अब वाई की मैं सिर्फ इतनी छोड़ रहा हूं। वहां आप देख रहे थे ना वाई की कैसे छोड़ रहा था, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे छोड़ रहा था कि नहीं छोड़ रहा था। तो ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और एक लिमिट के बाद वो कह रहा है भैया मैं अब इसके बाद छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरे लिए मोर इंपॉर्टेंट अब वो होती जा रही है, ठीक है, जैसे एक्स थी स्टार्टिंग में। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे पिछले वाले प्रॉपर्टी में हमने देखा, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या आईसी कर्व स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप भी है, लेफ्ट से राइट भी जा रहा है, तो प्रॉपर्टी तो है इसके अंदर, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता, कर्व ही होगा, या यूं कहें कि सिर्फ कॉन्वेक्स ही होगा। क्या सिर्फ कॉन्वेक्स ही बनेगा? कॉनकेव नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं, चलो एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। क्या स्ट्रेट लाइन का पहले चेक करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में आईसी कर्व नहीं बन सकता ऐसे करके। तो स्ट्रेट लाइन का आईसी कर्व नहीं बन सकता भाई, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि एमआरएस यहां पर गायब हो जाएगी। कैसे गायब होगी? ध्यान से देखना, एमआरएस फॉलो ही नहीं होगी। आप ये देखो, ठीक है, इसमें आप इन सबके साइज को देखोगे तो वो सेम दिखेंगे, वो छोटे नहीं हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझो, मान लेते हैं ये आपका स्लोप है, अब इस पे देखते हैं। और इस स्लोप को अगर मैं आगे ले जाऊं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये स्लोप जो है ये इक्वल हो जाएगा, और ये जो स्लोप है, जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस पे जो ये जो स्कोप बनेगा, जो स्लोप है इसका, जो इसका साइज है वो बराबर रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक की पाने के लिए दूसरे की छोड़ोगे, और जैसे ही जो जो आपकी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो प्रतिस्थापन की दर है, वो कम होती जाएगी, जैसे एग्जांपल में हुई थी 5, 4, 3, 2, 1। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हर स्टेज पे 5-5 यूनिट छोड़ते जा रहे हैं हम। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर क्या है, डीएमआरएस क्या हो रहा है, डीएमआरएस या एमआरएस जो है आपका, वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है।
वो बराबर है, हर एक x की यूनिट पाने के लिए आप y की बराबर यूनिट छोड़ते जा रहे हो। कि क्या ये कॉनकेव नहीं हो सकता? कॉनकेव का मतलब ऐसा। तो देखते हैं भाई, अभी तक हमने देखा कि कॉन्वेक्स तो होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। कॉनकेव में देखते हैं क्या होता है। कॉनकेव में क्या हो रहा है कि अभी आपने स्ट्रेट लाइन में देखा कि जो एमआरएस है वो इक्वल है, कांस्टेंट है, और इसमें एमआरएस इंक्रीजिंग में दिखेगी। इंक्रीजिंग कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। इंक्रीजिंग में ऐसे दिखेगी, यानी कि ध्यान से समझिएगा, ये कहना चाह रहा है कि QX, QY और MRS, इसीलिए मैं बार बार इसको DMRS बोलता हूं। MRS लिखा होता है ना, DMRS बोलता हूं, क्योंकि अगर आप D को काउंट ना करो कुछ देर के लिए, ठीक है, तो ये रेट आपकी 5, 4, 3, 2 ऐसे आनी थी, और मैंने कहा था ये घटती हुई जाएगी, सेम नहीं रहेगी, घटती हुई जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर ये कॉनकेव हो जाए, कॉनकेव हो जाए, मान लो कुछ देर के लिए कि आईसी कर्व कॉनकेव बना है, तो वैसा नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आप कहोगे कि सर ये DMRS होना चाहिए, ठीक है, ये IMRS हो रहा है सर, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें एक की मात्रा अगर पानी है तो दूसरे की छोड़नी है, ये तो समझ में आ रहा है, और छोड़ हम इसमें भी रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं छोड़ तो हम इसमें भी रहे हैं, कैसे? अब देखो कैसे छोड़ रहे हैं। अगर मैं इसको कहूं कि ये IMRS है, क्या है? IMRS, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर कि इसमें हम छोड़ने की जो हमारी सब्स्टिट्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होती जा रही है। वो कुछ ऐसे होती जा रही है कि अगर हमें 1, 2, 3, 4 ये यूनिट पानी है और 5, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी 20 है, इसकी 15 है, इसकी फिर 8 है, इसकी फिर सीधा सीधा आकर के मान लेते हैं 2 है। अब इसमें हम निकालते हैं कि क्या आ रहा है, IMRS हो जा रहा है। देखो पहली यूनिट में डैश, दूसरी में 5, और ये 7, और फिर ये कितनी हो जा रही है, 6। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं इसमें 1 है, इसको ऐसे समझ लो, ये 0 है यहाँ पे, तो ये 8 हो गई सीधा सीधा। बढ़ती हुई प्रतिस्थापन दर कहां हो सकती है भाई? बढ़ती हुई प्रतिस्थापन दर का मतलब कुछ ऐसा है कि x की 1 यूनिट पाने के लिए आप y की ज्यादा से ज्यादा छोड़ते जा रहे हो। और मैंने कहा था कि ज्यादा आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जितना ही आप छोड़ते जा रहे हो उससे y मोर वैल्यूएबल होती जा रही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हमने क्या देखने को पाया? यहां हम ये देखने को पाए कि सर जो कॉनकेव है उसमें सिचुएशन एमआरएस की DMRS हो जा नहीं होने के बजाय IMRS हो जा रही है। इसीलिए मैं बार बार एमआरएस के जगह पे क्या लिखता हूं, DMRS लिखता हूं, ताकि आपको रिमाइंड रहे कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होनी चाहिए, ना कि इंक्रीजिंग। क्या नहीं होनी चाहिए? इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। और इस कंडीशन में इंक्रीजिंग DMRS है, यानी IMRS है, जो कि नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं a higher level of IC yield higher level of satisfaction। कैसे? देखो, जो आपने IC टेबल बनाई थी, बार बार जो भी मैंने एग्जांपल में बना बना के यूज की है, ये आप एक पर्टिकुलर गिवन इनकम पे बनाए थे। पर्टिकुलर गिवन इनकम पे आपकी ये बनी थी कि नहीं बनी थी? बोलो हाँ या ना। एक पर्टिकुलर इनकम रही होगी, उस पर आपने ये बनाई थी। आपके पास एक पर्टिकुलर इनकम थी, उसी इनकम में आपने सोचा था कि अच्छा एक इसकी और इसकी 2 ले लेते हैं, फिर इसकी एक 2 बनाते हैं तो इसकी 15 ले लेते हैं, या आपने एक गिवन इनकम पे किया होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं वहां पे आपकी गिवन इनकम 100 रही होगी। अब यहां क्या कह रहा है कि हाइयर इंडिफरेंस कर्व या राइटवर्ड शिफ्ट इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शो द मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लोवेस्ट वन। कहने का मतलब ये है कि एक, अब इसको समझा दे रहा हूं ग्राफ से समझना कि ये कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं ये ग्राफ बना है, ये हमारा एक आईसी कर्व है जिसका नाम मैंने दिया है IC1, ठीक है। एक और आईसी कर्व है जो ऐसे बना हुआ है, इसका नाम है IC2। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी IC2 is greater than IC1 and IC2 is giving
more satisfaction to the consumer than IC1। यही ये कहना चाह रहा है कि एक आईसी कर्व के राइट वर्ड पे यानी राइट शिफ्ट पे अगर कोई आईसी बना होता है तो वो पीछे वाले आईसी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाता है। और अगर इसी आईसी कर्व के बाद एक पीछे भी आईसी कर्व मैं बना दूं, ऐसे इसको दे दूं IC3, तो कहा जाएगा, इस कंडीशन को ऐसे समझ लो कि इसको कैसे लिखोगे तुम, इसको ऐसे लिखोगे कि IC1, ठीक है, इसको IC3 बोला है ना मैंने, तो इसको IC3 कर लो, रुक जाओ, ऐसे समझो। यहां पर आपको 3 आईसी कर्व बना हुआ है, IC1, IC2 और IC3। तो इसकी कंडीशन ऐसे बनेगी, इसका सीरियल ऐसे बनेगा कि IC2 इज ग्रेटर देन IC1 एंड IC3। IC2 ऑलवेज सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी इंडिफरेंस करके राइट साइड पे अगर कोई इंडिफरेंस कर बना है, राइट शिफ्ट पे, ठीक है, हमेशा दाहिनी तरफ कोई बना है, तो वो हमेशा पीछे वाले से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाता है। इतना तो समझ लो। अभी क्यों दिखाता है बाद में बताऊंगा। और अगर कोई भी इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, इसके पीछे कोई बना है, लेफ्ट पे बना है, तो वो हमेशा कम दिखाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया साफ साफ कि राइट पे जो बनेगा वो ज्यादा दिखाएगा। अगर ये IC2 है, ये IC1 है, तो IC1 इज स्मॉलर देन IC2 या IC1 इज लेस गिविंग सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर देन IC2। ऐसा क्यों है बताता हूं। ये मैंने बताया था कि कोई भी आईसी कर्व एक पर्टिकुलर इनकम को गिवन होता है, पर्टिकुलर इनकम गिवन होती है, उस पर बनता है। जब आप आईसी कर्व दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है। अब आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हो। अब आप एक कमोडिटी एक्स की लेने के लिए वाई की 15 पे नहीं आ रहे हो, बल्कि आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ 3 छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास इनकम ज्यादा है। मेरे पास क्या है, इनकम ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखना कि एक आईसी कर्व के राइट पे जो आईसी होगा वो पीछे वाले से ज्यादा देगा, और अगर लेफ्ट पे होगा तो वो कम देगा। और इसका रीजन यही है कि आपके पास जो इनकम है वो गिवन है, और गिवन लेवल ऑफ इनकम पे आप कंजम्पशन वही कर रहे हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, ध्यान से समझना। किसी आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो आपस में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, और यहां पर भी 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं, डी, ई और एफ। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना, कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और बनेगी D इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ। लेकिन ये वाला सेट इस वाले सेट से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इसको ऐसे कह सकते हो कि D, E और F इज ग्रेटर देन A, B एंड C। क्योंकि ये तीनों पॉइंट IC2 पे हैं, इसलिए IC1 पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हर हालत में दिखाएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर यहां पे कोई कर्व बना है तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो इनसे कम दे रहे होंगे, और इसके जितने पॉइंट होंगे वो इनसे कम दे रहे हैं। सो राइट मोस्ट पे जो बनेगा वो सबसे ज्यादा दिखाएगा, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे बनेगा वो सबसे कम दिखाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, बनाते हैं एक आईसी कर्व। ये आईसी कर्व है और एक आईसी कर्व मैंने ऐसे बना दिया। अब ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ई पॉइंट। ई पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कभी भी आईसी कर्व के साथ नहीं हो सकता कि कोई दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी भी पॉइंट ऑफ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जस्ट पीछे वाली अभी आप प्रॉपर्टी को याद करो। मैंने कहा था एक राइट वर्ड पे जो बना होगा वो सबसे ज्यादा दिखाएगा लेफ्ट वर्ड के मुकाबले, और जो अगर कोई लेफ्ट बना होगा तो वो हमेशा राइट से कम दिखाएगा। वही बात है यहां पर। क्या हो रहा है, अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस वाले कर्व का नाम मैंने दे दिया IC1,
इस वाले कर्व का नाम दे दिया IC2, ठीक है, ये वाला IC1 है और ये वाला IC2 है। अब इस पॉइंट को बांटो, ध्यान से समझो, फिर से बना रहा हूं, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये IC1 है, ये IC2 है, ये पॉइंट E है और इसको दो पार्ट में यहां से बांट लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कंडीशन क्या हो रहा है, ये IC1 है, ऊपर से काटते हुए इधर आ गया है, और ये IC2 है, इसको दो पार्ट में बांट लो। अजम्पशन देखना कैसे टूट रही है यहां पे। अगर मैं इसको पार्ट ए कह दूं ऊपर वाले को और इसको पार्ट बी कह रहा हूं, तो पार्ट ए पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो भाई। पार्ट ए में हो रहा है कि IC1 इज लेस देन IC2 है, इस पार्ट पे यही हो रहा है ना, क्योंकि ये इधर बना हुआ है, राइट पे IC2 है, ठीक है। और पार्ट बी में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो तो, पार्ट बी में क्या हो रहा है, IC1 इज ग्रेटर देन IC2 हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, इस पार्ट पे जरा ध्यान दो। अगर ई पॉइंट के कटने के बाद, जरा ध्यान देना, ई पॉइंट के कटने के बाद इस पॉइंट पे IC क्या हो रहा है, पहले IC2, ये IC2 है, हाँ ये IC2 है, तो मान लेते हैं ये IC2 पहले ऊपर था, अब अभी नीचे हो गया। अब इसको पॉइंट लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहां एक पॉइंट है A और यहां एक पॉइंट है D, C पॉइंट है यहां पे सपोज लो, और इसी IC1 पे दूसरा पॉइंट है B और IC2 पे एक पॉइंट है D, ठीक है। मैंने अभी बताया कि राइट साइड पे जो IC कर्व बनता है वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाता है लेफ्ट वाले के मुकाबले, लेकिन यहां एजम्पशंस आधे पे कुछ और फॉलो हो रही है, आधे पे कुछ और हो रही है। कैसे हो रही है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना भाई। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में क्या दिख रहा है हमें, ए इज लेस देन सी, क्योंकि ये सी पॉइंट जो है ये IC2 पे बना है, जो कि राइट वर्ड है, ये राइट वर्ड है, इस वजह से ये हमेशा सी पॉइंट ए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन अगर पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी की बात करें, यानी कि इस पोर्शन की बात करें, इस लाइन के बाद के इधर की पोर्शन की बात करें, तो यहां पर क्या हो रहा है, B इज ग्रेटर देन D, और जबकि D IC2 पे है। तो पहली वाली कंडीशन में IC2 इज ग्रेटर देन IC1 है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में IC1 इज ग्रेटर देन IC2 हो गया। तो ये गलत है कि नहीं है। अगर एक IC कर्व जो राइट साइड बना है वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन, या उस पूरे IC कर्व पे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आधे पार्ट पे वो ज्यादा दे रहा है, आधे पार्ट पे वो ज्यादा दे रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि टू IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो इतना समझ में आ गया। तो अब दूसरा इसका लॉजिक दे, दूसरा जो पॉइंट है इसका समझने का वो दे रहा हूं, अब ध्यान से समझना। जो दूसरा पॉइंट है उसको समझो, ये IC यहां है, ये IC यहां है, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को मैंने पॉइंट E दिया है। क्या आप बता सकते हो कि पॉइंट E पर कौन सा IC कर्व किससे बड़ा है, IC1 और IC2 दे रखे हैं, बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि दो लाइन है, इन दोनों लाइनों को मैंने ऐसे काट दिया, सपोज करो ऐसे काट दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या तुम बता सकते हो, इस पॉइंट पे बता सकते हो कि क्या होगा, इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं है, जीरो है। इस पॉइंट पे क्या है, सेटिस्फेक्शन जीरो है, क्योंकि आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। मैं यूं कह सकता हूं कि ये नॉट डिटरमाइंड है, आप डिटरमाइन करके नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसलिए ई पॉइंट पर कोई जो यूटिलिटी है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ना बता पाएंगे कि कौन ज्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है। इतना हमें पता है IC2 ज्यादा देगा IC1 के कंपेयर में। दूसरी चीज, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। IC never touch any axis, किसी भी एक्सेस को टच नहीं कर सकता। मतलब अगर ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो ना तो IC कर्व इसको टच करेगा। अगर ये वाला एग्जांपल देख लें तो ना तो कभी ऐसा बनेगा।
क्योंकि हमेशा याद रखना, ये आईसी कर्व की कोई भी लाइन ना तो ये वाई एक्सेस को टच कर सकती है ना तो एक्स एक्सेस को टच कर सकती है। ऐसा क्यों? जहां पे ये टच कर रही है यहां पर क्या हो रहा है, यूटिलिटी जीरो है, या यूं कहें कि वाई की कमोडिटी जीरो हो गई, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाई की कमोडिटी जीरो हो जाए, क्योंकि वो दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर मैं यहां कहूं कि एक्स एक्सेस को टच कर लिया, यहां एक्स की कमोडिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो ये एक दूसरे को कभी टच भी नहीं कर सकते, किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, एक्सेस के बीच में बनेगा और कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश की। कई बार आप इसे पढ़ते हो और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, ये टच करने के वो उसको ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो टेबल का भी एग्जांपल कितना इजी ले रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 20 15 फिर 11 8 और 6, ठीक है। बात समझ में आ गई? ऐसे ये तो मैंने याद कर लिया, देखो, ठीक है। आपके बुक में भी ये बना हुआ है। तो आपको अगर अभी भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी मुझे कोई कंफ्यूजन है जो क्लियर नहीं हो पाई है, तो पहली बात, जिनकी कंफ्यूजन क्लियर है वो टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लें। पीडीएफ लेक्चर वहां अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी आपको पीडीएफ लेक्चर मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहां आप आकर के मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हैं कि सर मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा या कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।